हेलो ऑल, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मेरा इस साल रैंक 27 आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 एग्ज़ाम में और मेरा ऑप्शनल फ़िलासफ़ी था। और मैं ये सेशन फ़िलासफ़ी ऑप्शनल को कैसे तैयार करें उसके रिगार्डिंग जो भी मेरी अप्रोच थी मैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेरा डिस्क्लेमर ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आप टॉपर्स टॉक्स देखते हैं, स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं, हमेशा ये ध्यान दीजिए कि डू नॉट टेक एनीथिंग ब्लाइंडली। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। हमेशा कोशिश करिए कि आप किसी न किसी से टॉपर से कुछ टेक अवेज़ ले रहे हैं जो आपको कन्विंसिंग लगता है और हमेशा उन्हीं पर अपना फोकस रखिए। किसी भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को आप फुल इमिटेट या कम्प्लीटली आप इमिटेट नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी जो पूरा फ़िलासफ़ी के बारे में जो बोलना चाहूँगा उसको मैं इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहूँगा। शुरुआत में एक ऑप्शनल को चूज़ करने के लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए एंड व्हाट वाज माय फैक्टर्स बिहाइंड चूजिंग फ़िलासफ़ी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरा फिर मैं ये डिस्कस करूँगा कि कैसे पढ़ा जाए इस ऑप्शनल को, क्या बुक लिस्ट क्या हैं, कैसे किन स्ट्रैटेजीज़ से हम और रिसोर्सेज को कैसे डाइवर्सिफाई करें। उसके बाद आंसर राइटिंग कैसे करी जाए, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर्स को, और फिर इन दी एंड कुछ फाइनल जो छोटे छोटे लोगों के डाउट्स जो हैं मैं उसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो इनिशियली डिस्कशन अबाउट फ़िलासफ़ी एज एन ऑप्शनल क्यों चूज़ करना चाहिए और मुझे क्या रीज़न्स लगे चूज़ करने के लिए। देखिए, मेरे हिसाब से द प्राइम इम्पॉर्टेंस शुड बी ऑन इंटरेस्ट। यू शुड हैव अ गुड लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ताकि आप इवन अराउंड द सिलेबस भी जा सकें और इतनी डेप्थ कवर कर सकें जितना नॉट ओनली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी किताब में दिया है बट अपने इंटरेस्ट से कुछ लेट से आपको कोई रिसर्च पेपर दे देता है या कोई वेबसाइट से कोई आपको कुछ लिटरेचर दे देता है पढ़ने के लिए। यू शुड बी एबल टू रीड दोज थिंग्स। अगर आपके पास वो इंटरेस्ट नहीं होगा सो आप वो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक करेंगे आप। तो इसीलिए द प्राइमरी इम्पोर्टेंस शुड बी इंटरेस्ट, बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स ला सकती है। अगर हम सारे मेंस के सिलेबस के सब्जेक्ट्स देखें, मेंस के जितने भी पेपर्स होते हैं, सो जनरल स्टडीज़ 250 मार्क्स का होता है, उसमें आप 60% मार्क्स आउट ऑफ 250 यानी 150 मार्क्स, आई डोंट नॉट थिंक अब कोई 150 मार्क्स लाने की कोई स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर सकता है। बट हाँ, ऑप्शनल के अंदर 60% मार्क्स यानी 300 मार्क्स आ सकते हैं। एंड इवन ऐसे भी कुछ और सब्जेक्ट्स हैं इवन साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स या कुछ जिसमें लोग 350 प्लस भी ला चुके हैं। सो ऑप्शनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको चूज़ करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही राइट ऑप्शनल चूज़ करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और मेरा जो पहला अटैम्प्ट था यानी 2016 का जो अटैम्प्ट था मेरा, उसमें मैंने ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया था। और उसकी ऑल्दो इट डिड नॉट मैटर क्योंकि मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ, मैंने कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल से मेंस नहीं लिखा है, बट मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज मेरा उसमें इतना डीप इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बियॉन्ड या अराउंड द सिलेबस भी थोड़ा जा सकूँ, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा लिटरेचर भी पढ़ सकूँ। ये चीज़ मुझ में ज्योग्राफी में मुझे लैकिंग थी। बट फ़िलासफ़ी एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैंने पहले से भी एक तो बुक्स पढ़ रखी थी और मुझे जनरल क्यूरियोसिटी बहुत थी कि मैं जानना चाह रहा था ऑप्शनल में है क्या। ये एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस फैक्टर है, बट इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए फॉर चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। वन शुड बी कि एग्ज़ाम में आप उसको स्कोर कर पाते हैं या नहीं। इट मे नॉट मैटर कि आपको उस सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर आप उसको स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उसके अंदर, अगर आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स, देन इट इज़ वेरी लेस लाइकली कि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में क्लियर कर पाएँ। इन दी एंड योर अल्टीमेट एम इज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम एंड नॉट टू बिकम अ PhD कैंडिडेट इन दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो हमेशा एक और सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको चूज़ करके रखना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज़ कि आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को
किस तरह स्ट्रैटेजाइज कर सकें, किस तरह उसमें अपने आंसर्स को वैल्यू एडिशन कर सकें, आर्टिकुलेट कर सकें, सच दैट यू कैन स्कोर हाई मार्क्स। सो अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, अब इसके अंदर डीप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं मुझे गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, या मुझे कोई मटेरियल या बुक्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्या इसमें मैं कुछ अपना कुछ टिंज डाल सकता हूँ, कुछ अपना यूनिकनेस डाल सकता हूँ जिससे मेरे आंसर थोड़े से अबव एवरेज वाले हो जाएं ताकि मैं मार्क्स गेन कर सकूँ। ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं, उसके बाद ही आप ऑप्शनल पे लैंड करिए। तो अब मैं फाइनली अब इस पे आता हूँ कि ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही। देखिए जनरल ट्रेंड अभी तो लास्ट 3-4 ईयर्स से तो यही चल रहा है कि फ़िलॉसफ़ी में इतने इनफ मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितने लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। 300+ मार्क्स इन फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल बहुत ही रेयर लोगों के आते हैं आजकल। सो इट्स वेरी मतलब ऐसा है कि लोगों का, कई लोग कहते हैं कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, या फिर दे आर नॉट टू हैप्पी विद द सब्जेक्ट। मेरे हिसाब से द प्राइम रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मार्क्स आ रहे हैं लोगों के, जैसे हो गया PSIR ऑप्शनल, या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल, या सोशोलॉजी ऑप्शनल, ये सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थोड़े से इवॉल्व हो चुके हैं। बाय इवोल्यूशन मेरा मतलब ये है कि इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इतनी ज़्यादा अपडेशन हो चुकी है, इतने ज़्यादा अलग अलग रिसोर्सेज से इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर ट्राइंग टू रिफाइन देयर मटेरियल, रिफाइन देयर गाइडेंस, कि अब उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लोगों के पास, एंड देयर इज़ वेरी लेस स्कोप कि लोग उसमें कुछ और इनोवेशन कर पाएँ। अब आप जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था, किसी और ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट से या किसी और ऑप्शनल वाले स्टूडेंट से आप पूछेंगे, दे आर मेकिंग केस स्टडीज़, बॉक्सेस, डायग्राम्स, ऑल दोज थिंग्स। हम क्या बना रहे हैं फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल में? हम वही 10-20 साल पुराना जो मटेरियल है हम उसी को बस लिख रहे हैं, उसमें भी कुछ हम एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाल रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप हल्का सा भी थोड़ा सा और एडिशन कर देंगे अपने मटेरियल में, अपने कंटेंट में, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर ऑप्शनल, बिकॉज एवरेज क्राउड ये नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा सा एवरेज से ऊपर जाना है, दैट्स इट। सो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं हर चीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें गेन करूँ। तो इसके लिए आपको इनिशियली तो बेस बनाना है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप कहाँ से ला सकते हैं? पहली चीज़ मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, मैंने खुद भी करी है, आप कोई कोचिंग या गाइडेंस ले सकते हैं फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज ऑप्शनल इज़ समथिंग जिसमें आपको थोड़ा सा डीपर लेवल पे चीज़ें पता होनी चाहिए। सो एक अच्छा अगर मेंटर या गाइड मिल जाएगा, सो यू वुड बी आपके लिए थोड़ी सी स्मूथ राइड हो जाएगी। उसके बाद रिसोर्सेज की बात करूँ मैं अगर, तो रिसोर्सेज को मैं बुक लिस्ट अभी बताऊंगा, बट बुक लिस्ट से पहले मैं एक चीज़ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि किसी भी रिसोर्स को कवर टू कवर पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं बेस मटेरियल और सप्लीमेंट्री मटेरियल लेके चलता था। बाय बेस मटेरियल आई मेंट कि एक ऐसा मटेरियल होगा जिसको मैं इतनी बार रिवाइज कर लूँगा कि दैट वुड बी इंटरनलाइज्ड टू मी, वो मैं बहुत अच्छे से याद करके जाऊँगा। उसके अलावा एक सप्लीमेंट्री मटेरियल या रिसोर्सेज होंगे मेरे पास, वो काफ़ी हो सकती हैं, देयर कैन बी प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज देयर। उनसे मुझे कुछ कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी हैं, उनको मेरे सारा नहीं पढ़ना है, कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। कोई भी बुक है, अब इसमें सारी बुक्स आती हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन फ़िलॉसफ़ी के लिए बुक है CD शर्मा। CD शर्मा इज़ नॉट समथिंग कि मैंने उसको कवर टू कवर पढ़ा है और मैंने उसकी एक एक लाइन याद करी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड इट इज़ नॉट प्रूडेंट फॉर मी एज़ वेल। तो मैंने ऐसी बुक्स को नहीं पढ़ा है, बट मैंने इन बुक्स को रेफ़र ज़रूर किया है, इनसे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ऐड करी हैं, या कहीं ना कहीं मैंने चीज़ें एक्स्ट्रा अपना यूनिकनेस लाने के लिए ऐड करी हैं। तो बेस मटेरियल की बात करूं, पेपर 1 वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में जहां तक हीगल है, उसके लिए आप मेरे लिए तो VVR IAS के क्लास मटेरियल्स था जनरली, बट आपको अगर एक्स्ट्रा रेफरेंसेस मटेरियल देखना है तो आप इसके अलावा इंटरनेट का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया होती है फ़िलॉसफ़ी की, स्टैनफोर्ड वेबसाइट है, शोध गंगा है, ये सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। हीगल तक के पार्ट के लिए जो मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी जहाँ तक ख़त्म होती है,
उस पार्ट तक आप जो बुक है वाई मसी, आप उसको भी एक्सट्रैक्टिव मोड में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा उसमें से आपको मटेरियल मिल सकता है। आफ्टर हीगल जो कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र शुरू होते हैं उसमें कोई एक सिंगल बुक तो नहीं है देखिए। तो बेस मटेरियल के लिए मेरे लिए अगेन VVRIAS का मटेरियल था, क्लास मटेरियल, लेकिन इसके बियॉन्ड मैंने बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से यूज़ करी। अब इसमें यूट्यूब के इवन चैनल्स थे कई सारे, जहाँ से मैंने कुछ एक एक दो दो लाइन अगर उठानी थी तो मैंने उठाई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो हसल की फ़िलासफ़ी है या हाइडेगर की फ़िलासफ़ी है, एक यूट्यूब पे चैनल है एरिक डॉडसन करके, ERICDODSON, वो उसमें हसल और हाइडेगर के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। मैंने उसके इवन नोट्स बनाए थे, मुझे याद है। ऐसे ही देयर आर मैनी चैनल्स, आप एक बार सर्च करेंगे आपको एक एक फ़िलासफ़र्स पे आपको बहुत सारी प्लेथोरा ऑफ मटेरियल कंटेंट मिल जाएगा। आप अगेन स्टैनफोर्ड वेबसाइट्स और शोध गंगा भी यूज़ कर सकते हैं। इवन अकेडेमिया की वेबसाइट या JSTOR की वेबसाइट से आप कुछ रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करके सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकें अपने आंसर्स में। दैट्स इट। सो हमेशा इन पे फोकस करना। इंडियन फ़िलासफ़ी अगेन जैसे मैंने बोला VVRIAS के नोट्स थे मेरे पास। इसमें एक्चुअली क्लास मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, बिकॉज क्लास में मेरे टीचर थे, ही यूज़ टू टीच इंडियन फ़िलासफ़ी थ्रू सूत्रास। संस्कृत में जो सूत्र होते हैं उनके थ्रू पढ़ाया जाता था, और उनको भी फ़ोनेटिक, इंग्लिश में जो फ़ोनेटिक लैंग्वेज होती है, संस्कृत को अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो फ़ोनेटिक लैंग्वेज के थ्रू लिखा जाता है, उसके थ्रू लिखते थे। तो मैंने इवन आंसर्स में भी वो लिखने की कोशिश करी मेंस के अंदर। आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट टू कन्वेंशनल अमंग दी एस्पिरेंट्स, और मैंने क्योंकि वो थोड़ा सा बियॉन्ड जाने की कोशिश करी, प्रोबेबली इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। ऐसे ही आप और चीज़ें एक्स्ट्रा देख सकते हैं, थोड़ा सा जो एक दो चीज़ें जो कि CD शर्मा में नहीं हैं, जैसे औरोबिंदो का हो गया, या फिर वेदांत के अंदर अध्यास वाला कुछ चीज़ें हो गई, तो वो आप एक्स्ट्रा बियॉन्ड रिसोर्सेज शोध गंगा वगैरह में भी जाके देख सकते हैं। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में अगेन सोशो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। देखिए, सोशो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में मुझे तो ये लगा है कि जो कोचिंग मटेरियल है उनका कंटेंट कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। हमने इतना डीपली हम इसको नहीं पढ़ते हैं, और कई लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है कि इसको एक GS या किसी एस्से की तरह इसके आंसर्स भी लिख दिए जाएँ तो भी काम चल जाता है। मेरे लिए मुझे लगता है आप थोड़ा सा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और डीप लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत है सोशो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को। इसके लिए मैंने एक चीज़ करी थी, जो PSIR ऑप्शनल होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उनकी कोचिंग है, उनकी कोचिंग के मैंने क्लास नोट्स ले आया था मैं मार्केट से, जो सिलेबस से रिलेटेड हैं, यानी पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट PSIR का और फ़िलासफ़ी ऑप्शनल का जो सोशो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी वाला पार्ट है, ये दोनों ओवरलैप करते हैं। तो मैंने वो क्लासेस के जो नोट्स थे, उन नोट्स से जो रेलेवेंट, जो काम की चीज़ें थी, मैंने वो एक्सट्रैक्ट कर ली, और वो मैंने यूज़ करी सोशो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए चीज़ें। आपको बियॉन्ड मतलब जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो तो आपको पता ही होंगी, जैसे OP गौबा बुक आती है सोशो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिए, या फिर एक और बुक है विच आई कैन रिकमेंड इज़ राजीव भार्गवा एंड अतुल आचार्य, पॉलिटिकल थ्योरी नाम है बुक का। उसमें से कुछ थीम्स जैसे सेक्युलरिज्म, ह्यूमैनिज़्म, इन चीज़ों पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स और बहुत ही क्रिस्प आर्टिकल्स मिल सकते हैं, जिनसे आप चीज़ें अगेन एक्सट्रैक्ट करिए, पूरा मत पढ़िए, और निकाल कर आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं। दी पेपर 2 का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन है। फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए क्लास नोट्स बहुत अच्छे से सफाइस कर गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स है, अगेन एक चैनल का नाम है क्लोज़र टू ट्रुथ। तो क्लोज़र टू ट्रुथ में यही सारी डिबेट्स पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तो उधर से आप आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसको या तो देखिए अपने इंटरेस्ट के लिए, या तो उसमें से एक एक दो दो लाइन लिख के रख लीजिए, दैट्स इट। आपको पूरा का पूरा चीज़ें नहीं देखनी है, अगेन नहीं तो आप खो जाएंगे इन रिसोर्सेज में, ठीक है। एंड अगेन फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन के लिए एक बुक आती है जॉन हिक करके, आप उसको सिलेक्टिवली उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका पूरा सिलेबस जो है बुक लिस्ट से आपका ये कवर कर देंगे। लास्ट पार्ट जो मैं बात करना चाहूँगा वो आंसर राइटिंग के बारे में है। देखिए, आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर्स, फुल टेस्ट पेपर्स नहीं सॉल्व करे हैं।
लेकिन मैंने जो आंसर्स होते हैं, आंसर्स को मैंने लिखा ज़रूर है या फिर आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग करी है। स्ट्रक्चरिंग करने का मेरा मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन को हाफ पेज लेकर आप ये कोशिश करिए कि इसका इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में मैं लिखूँगा क्या क्या। उसको बस आपको रफली स्क्रिबल करना है। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर पूरा ही लिखना है, आप रफ स्क्रिबल करके भी आप अगर अपना एक स्ट्रक्चर बना लें आंसर का अच्छा, आई थिंक वो भी दैट कैन ऑल्सो वर्कआउट। इसके बियॉन्ड जो आंसर राइटिंग है, जैसे मैंने VVR IAS से ही एक प्रोग्राम ज्वाइन करा था उनका, दैट वाज कॉल्ड टारगेट 300+। तो वो क्या होता था कि वो हर सिलेबस में टॉपिक वाइज एक एक दिन 3-3 या 4-4 आंसर्स लिखवा देते थे सर क्लास में ही, और क्लास में ही हम एक दूसरे के आंसर्स भी देख लेते थे, थोड़ा क्रॉस इवैल्यूएशन भी हो जाता था। सो दैट आई थिंक हेल्प्ड, और मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए वही एक मेजर चीज़ थी। मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग एज सच नहीं करी है, बट मैं अगेन ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जहाँ भी मैंने जितनी भी करी है, मेरा फोकस हमेशा ये रहता था कि एक तो पैराग्राफ फॉर्म्स में ट्राई करिए, पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का। पॉइंट फॉर्मेट में सिर्फ तभी लिखिए जब लिटरली वो क्वेश्चन की या आंसर की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको कोई बोलेगा कि न्याय के प्रूफ्स ऑफ गॉड बताइए, तो वो सिर्फ 10 ही हैं, और वो 10 को आप फिर 1 2 3 4 करके पॉइंट्स में लिख सकते हैं। या सांख्य के कोई आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, किसी भी चीज़ के आपको पता है कि इसमें 6 या 7 ही पॉइंटर्स हैं, तो आप उनको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन ट्राई कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, थोड़ा सा फ्लो रहना चाहिए इन ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड ऑप्शनल्स में। और डायग्राम्स की जहाँ तक बात आती है, कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जिनको आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेटो में केव एनालॉजी है, या प्लेटो में वर्टिकल लाइंस वाली है। ऐसे ही कुछ ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स हैं जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं। अपने मन से प्लीज़ मत बनाइएगा डायग्राम्स, एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन तो ये है, और आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो हमेशा वैल्यू एनरिचमेंट, पैराग्राफ फॉर्मेट जहाँ तक हो सके, एंड डायग्राम्स, रेलेवेंट डायग्राम्स, स्टैंडर्ड डायग्राम्स अगर प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वो कोशिश करना है। दी लास्ट थिंग इन आंसर राइटिंग इज़ आंसरिंग इन दी कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने जितना जर्नी फ़िलासफ़ी के साथ मेरी हुई है, मैंने ये देखा है कि मेरे जो पीयर्स से जो आंसर राइटिंग कर रहे थे, शायद बहुत लोग कंटेक्स्ट में आंसर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्लेटो के आइडिया ऑफ गुड पर शॉर्ट नोट लिखिए। व्हाट पीपल डू इज़, इंट्रोडक्शन तो आप आइडिया ऑफ गुड पे लिख देंगे, बट अगेन आइडिया ऑफ गुड के बाद आप इंट्रोडक्शन से यू कम टू द एंटायर फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या था, केव एनालॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑल दोज थिंग्स यू विल राइट डाउन। क्वेश्चन, आप वापस क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन था शॉर्ट नोट ऑन आइडिया ऑफ गुड, एंड नाउ यू हैव बीन राइटिंग द एंटायर और मोर देन 80% ऑफ योर कंटेंट ऑन थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। आई थिंक ऐसी चीज़ें बहुत लोग करते हैं। मैंने खुद गलती करी है ये चीज़, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो अब मैंने जो स्ट्रैटेजी जो मैंने इवॉल्व करी वो ये थी कि मैं इनको कंटेक्स्ट में लिखूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज़ है उसी चीज़ में लिखूँ। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में हमेशा ऐसे फोकस करिए कि ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान रखें और इस तरह आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइनल चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई कहता है कोचिंग इज़ नेसेसरी और नॉट, ऑप्शनल के लिए यू कैन टेक, थोड़ी सी गाइडेंस एक्स्ट्रा चाहिए होती है। और टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करें कि नहीं करें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको इन दी एंड एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। अब उसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट या जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर कोई टेस्ट सीरीज़ का फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है कहीं पर भी, तो इंडिविजुअल फीडबैक आपको नहीं मिल पाएगा। इट्स बेटर कि आप पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन या इस ढंग से करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए एक लाइट हाउस का काम करते हैं कि आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे किस कंटेक्स्ट में आंसर करने हैं। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरह भी देखिए कि इन्हीं के स्टेटमेंट्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में या आगे आने वाले आंसर्स में कि नहीं। सोशो पॉलिटिकल में आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, कोट्स मिल जाएंगे जिनको आप आगे आने वाले पेपर में, आगे वाले आंसर्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे।
तो प्लीज़ ट्राई करें कि इस तरह अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी रिसोर्सेज को इवॉल्व करते रहें। फ़िलॉसफ़ी एक स्कोरिंग ऑप्शनल बन सकता है अगर आप रिक्वायर्ड मेहनत करें, जितनी बाकी लोग हर ऑप्शनल में करते हैं। तो मैं इसको एक बहुत ही लाइट सब्जेक्ट नहीं मानता हूँ। कोई शॉर्ट एंड स्टैटिक सिलेबस लोग जो कहते हैं, मेरे ख्याल से वो मिथ है, बिकॉज़ शॉर्ट स्टैटिक सिलेबस वो ऊपर से दिखता है, बट इसकी डेप्थ उतनी ही है, डेप्थ बल्कि और ज़्यादा है बाकी ऑप्शनल से। सो दी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ एवरी ऑप्शनल, आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ इक्वल। सो आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पढ़ें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लें और कोशिश करें कि इसके अंदर मेहनत करके आप स्कोर अच्छा कर सकें। आई थिंक मैंने सारी कोशिश करी है फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल के बारे में ऊपर से स्ट्रैटेजी बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट।